नमस्कार, गुड इवनिंग एंड वेलकम। देश के सबसे बड़े नेटवर्क पर आपके साथ मैं हूं मीना शर्मा। हम हर दिन कहते हैं खबर वो नहीं है जो बताई जा रही है, खबर वो है जो छुपाई जाती है। आज अमर सिंह ने भी ये कहा, बोले और जमकर बोले। लेकिन अमर सिंह की बात करें उससे पहले जासूसी का रैकेट चलाने वाले उस अफसर की, जिसे लंबी पूछताछ के बाद भारत छोड़ने का आदेश दे दिया गया है। क्यों दिखाएंगे, ये भी तो बताएंगे कौन है ये ऑफिसर। लेकिन पाकिस्तान को इस पर भी आपत्ति है, दिक्कत है। दिक्कत अमर सिंह को भी है, खुद को एजेंट कहे जाने पर। बौखलाहट में यहां तक बोल बैठे कि अगर मैं न होता तो डिंपल भी अखिलेश की नहीं होती। जी हां, पति पत्नी के बीच की बात की उन्होंने। तो इधर बेटे के बागी तेवर से बैकफुट पर आए मुलायम ने एक बार फिर से यूपी में बीजेपी के खिलाफ महागठबंधन की बुनाई शुरू कर दी है। हालांकि ऐसी कोशिश बिहार में भी हुई थी, लेकिन आखिरी वक्त में मुलायम ने ही खेल बिगाड़ दिया था। सियासत से इतर उद्योग जगत भी घमासान मचा हुआ है। लेकिन धनतेरस की खरीदारी को लेकर देश के बाजारों में रौनक बढ़ गई है। तो मोदी सरकार ने भी 2% महंगाई भत्ते और जुलाई से एरियर देने का ऐलान कर 1,80,00,000 केंद्रीय कर्मचारियों के चेहरों पर मुस्कान ला दी है। तो साथ ही दुनिया भर की खबरों के लिए आपको लेकर चलेंगे बीबीसी के लंदन स्टूडियो। लेकिन शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से। समाजवादी पार्टी के सियासी घमासान के केंद्र में चल रहे अमर सिंह ने आखिरकार चुप्पी तोड़ दी। कल बोले कुछ नहीं बोलूंगा, नेताजी बोल चुके हैं, लेकिन आज बोले तो जमकर बोले। उन्होंने कहा, मुझे दलाल कहे जाने से मैं आहत हूं, क्योंकि मैंने ही अखिलेश को अध्यक्ष बनवाया था। सिंह ये भी बोले, राम गोपाल यादव से मेरी बेटियों की सुरक्षा को खतरा है। मुलायम सिंह के गढ़ इटावा में रैली करते हुए बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह भी आज जमकर गरजे। यूपी को भाई भतीजावाद का ठिकाना बताया और बोले, न भुआ ठीक कर सकती है, न ही यहाँ पर चाचा कुछ कर सकते हैं। साथ ही मायावती के समय बलात्कार के मामले बढ़े, ये आंकड़े पेश किए। तो चाचा भतीजा के राज में घोटालों पर घोटाले हुए, ये कहते हुए जनता से अपील की, बीजेपी को किस तरह से सत्ता में लाएं। तो कर्नाटक के पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा के बरी होने पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। केजरीवाल ने कहा कि जांच एजेंसी जल्दी ही बीजेपी के सभी आरोपी नेताओं को क्लीन चिट दे देगी। एक बार फिर हमलावर हो गए हैं केजरीवाल। तो उधर नवजोत सिंह सिद्धू अपने फ्रंट का आवाज़े पंजाब का आप में विलय नहीं करना चाहते, बल्कि उसके साथ अलायंस करना चाहते हैं। सिद्धू के मैसेज पर अंतिम फैसला अरविंद केजरीवाल करेंगे। इधर सिद्धू की बातचीत कांग्रेस के साथ भी जारी है। पिछले 2 महीने से ज्यादा हो चुके हैं और ये सस्पेंस बना हुआ है कि सिद्धू आखिर किसके साथ चुनावी मैदान में उतरेंगे। दिल्ली पुलिस ने जासूसी के आरोपी पाकिस्तानी उच्चायोग के एक अफसर को पूछताछ के बाद रिहा कर दिया गया, लेकिन पुलिस ने 48 घंटे में उन्हें भारत छोड़ने का आदेश जारी किया है। वहीं राजस्थान के नागौर में रहने वाले 2 पाकिस्तानी जासूसों को भी गिरफ्तार किया गया है। दीपावली से पहले मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारियों के लिए बड़ा ऐलान किया है। कैबिनेट ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए 2% महंगाई भत्ते को मंजूरी दी है। इससे 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 58 लाख पेंशनधारियों को फायदा होगा। और कॉर्पोरेट जगत में टाटा ग्रुप से साइरस मिस्त्री को हटाने के बाद शुरू हुआ बवाल थमता नजर नहीं आ रहा है। पहले साइरस मिस्त्री ने ईमेल भेजकर कंपनी पर लगाए आरोप और फैसलों के पीछे दखलंदाजी का आरोप लगाकर अरबों के घोटाले की आशंका जताई। इसके बाद आज टाटा सन्स ने अपनी सफाई पेश की और मिस्त्री पर ताबड़तोड़ आरोप लगाए। बिहार के बहुचर्चित सेनारी नरसंहार केस में जहानाबाद जिला कोर्ट ने 15 आरोपियों को दोषी करार देते हुए 20 को बरी कर दिया है। आपको बता दें कि 18 मार्च 1999 की रात प्रतिबंधित नक्सली संगठन ने सेनारी गांव को चारों तरफ से घेरकर एक जाति विशेष के 34 लोगों को सामुदायिक भवन के पास गला रेत कर मार दिया था जान से। सीमा पार से पाकिस्तान की फायरिंग में बीएसएफ का एक जवान शहीद हो गया है। शहीद जवान जितेंद्र कुमार रक्सौल के रहने वाले थे। आरएसपुरा सेक्टर के अब्दुलिया में पाक फायरिंग में वो जख्मी हुए। शहीद जवान जितेंद्र की शहादत पर पूरे देश को नाज है। और देश की इन तमाम खबरों के बीच आज सुर्खियां सबसे ज्यादा किसी ने बटोरी तो वो नाम है
अमर सिंह का। जी हां, समाजवादी पार्टी में मचे घमासान के बीच आज पार्टी महासचिव अमर सिंह ने पहली बार खुलकर अपनी बात सबके सामने रखी। उन्होंने कहा, दलाल कहे जाने से वे बेहद दुखी हैं। मुलायम सिंह से उनका रिश्ता अटूट है और वो हमेशा अखिलेश का साथ देते रहेंगे, लेकिन उन्होंने रामगोपाल यादव से अपनी सुरक्षा को खतरा बताया। समाजवादी पार्टी के पिता और मुख्यमंत्री जी के पिता एक ही व्यक्ति है और ईश्वर साक्षी है। जब भी मेरी आज से लेकर दशकों से जब भी आदरणीय नेताजी से बात हुई है तो अखिलेश के पक्ष में ही हुई है और इस सत्य को नेताजी भी जानते हैं। और जब मैं जीवन और मृत्यु से संघर्ष कर रहा था और मेरी डायलिसिस हो रही थी तो नेताजी मेरे पास आए थे और कहा था कि भाई चर्चा हुई थी कि उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष किसको बनाया जाए। तो शिवपाल जी को हटा करके जब उन्हें बनाया गया तो उसका भी ठिकरा हमारे सर पर पड़ा था। तो अगर मैं गुनाहगार किसी का हूं तो शिवपाल यादव का हूं कि शिवपाल यादव को हटाकर अखिलेश जी को उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष बनाया और बजाय इसके कि शिवपाल जी मुझे गाली देते या मेरा मान मर्दन करते, उन्होंने वर्तमान मुख्यमंत्री जी का समाजवादी कार्यालय में स्वागत किया, अभिवादन किया और नेताजी के आदेश पर प्रदेश के नेतृत्व की कमान उन्हें सौंप दी, जबकि उन्हें विश्वास में नहीं लिया गया था और अपने हटने की सूचना उन्हें टीवी चैनलों के माध्यम से प्राप्त हुई थी। कन्नौज का पहला चुनाव, उस चुनाव में भी वर्तमान मुख्यमंत्री जी को चुनाव लड़ने का प्रस्ताव मैंने किया था, जिसका समर्थन स्वर्गीय जनेश्वर मिश्र जी ने किया था। बचपन से लेकर के अब तक, मेरी बात जान लीजिए, हमारी पत्नी तक से बराबर मिलते रहे। हरदम मुझे उन्होंने अंकल कहा और जब मैं समाजवादी पार्टी में नहीं था तब भी मुंबई के प्रख्यात निर्माता निर्देशक बोनी कपूर उनसे मिलने गए थे और पिछले दिनों फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार उनसे मिलने गए थे। दोनों ने मुझे बताया कि मेरी अनुपस्थिति में भी उन्होंने मेरी तारीफ की। बोनी कपूर ने कहा कि 40 मिनट की मीटिंग में 30 मिनट तक वो आपकी प्रशंसा करते रहे। और जहां तक सवाल आसू मलिक का है तो आसू मलिक को मैं आज तक कभी व्यक्तिगत रूप से मिला भी नहीं। अगर आसू मलिक से मैंने कभी फोन में भी बात की हो, ऐसा नहीं कि मैं आसू मलिक से नफरत करता हूं या मेरी उनसे कोई शत्रुता है, लेकिन आसू मलिक की उत्पत्ति उस समय हुई समाजवादी पार्टी के आंगन में जिस समय मैं समाजवादी पार्टी से अलग थलग था। और गाजियाबाद की जिस घटना के संदर्भ में टाइम्स ऑफ इंडिया में औरंगजेब और शाहजहां की खबर छपी है, वह आसू मलिक से संबद्ध खबर है। और बहुत विनम्रता से मैं कहना चाहता हूं कि, और आप लोग पत्रकार स्वयं हैं और आप लोग इस जगत में हैं पत्रकारिता के, हेडलाइन अमर सिंह और अखिलेश यादव तय नहीं करते, चाहे वो हेडलाइन टीवी चैनल की हो या हेडलाइन अखबार की हो। इसलिए ये समझ लेना कि मैंने प्रथम पृष्ठ पर उसको छपवा दिया या मैंने ये करवा दिया, मुझे लगता है कि हमारे उनके संबंधों के इतिहास को देखते हुए अच्छा होता कि वो हमसे स्वयं बात कर लेते। भाई रामगोपाल जी को नपुंसक नहीं कहा, कोई ऑडियो दिखा दे, कोई विजुअल दिखा दे, लेकिन चल गया कि अमर सिंह जी ने रामगोपाल को नपुंसक कहा। देखिए भाई रामगोपाल जी वो बुद्धि के शूरवीर है और बुद्धि बली है और बाहुबली है। बुद्धि बली है इसलिए उन्होंने मुझे
समाजवादी पार्टी से निकलवा दिया। बुद्धि बली है इसलिए उन्होंने बयान दिया कि हम पहले भी उनको निकलवा चुके हैं और अभी ये देखिए अभी मैं क्या करता हूँ, अभी फिर निकलवा दूंगा। मैं उनके बुद्धि को और उनके बुद्धि बली होने पर प्रणाम और रमन करता हूँ। और वो बाहुबली भी हैं क्योंकि वो चंबल की घाटी से उन्होंने राजनीति की है। चौधरी अजीत सिंह ने मुझे बताया कि चरण सिंह जी के ऊपर जब खतरा था तो कार्बाइन लेकर के वो चरण सिंह जी की सुरक्षा में रहते थे। तो कार्बाइन से लेकर कलम तक चलाने वाले व्यक्ति हैं और उनके इस बयान से मैं बहुत डर गया हूं। मेरी छोटी छोटी बेटियां अनाथ हो जाएंगी कि अमर सिंह अगर उत्तर प्रदेश में आएंगे तो सुरक्षित चले जाएं। और दूसरा गंभीर आरोप जो उन्होंने लगा दिया कि भाई जुडिशरी को खरीद लिया क्या, सीबीआई को खरीद लिया क्या, मुलायम सिंह क्या कर रहे हैं। तो कम से कम अपने भाई को उन्होंने छोड़ देना चाहिए था। मुलायम सिंह जी ने ये तो नहीं कहा कि सीबीआई को मैंने खरीद लिया या जुडिशरी को खरीद लिया, नरेंद्र मोदी नहीं खरीद सकते। और मैं कहता हूं, समझता हूं कि अगर रामगोपाल जी को भी दायित्व मिलता तो भी इसको ऐसा ही करते। तो अगर अच्छा वकील हो, अच्छे तर्क हो, तो इस देश की न्यायपालिका, और उसका सबसे बड़ा सबूत मैं हूं कि मेरे उस पर चार्जशीट किया गया। सबसे निचली अदालत 30,000 कोर्ट, फिर सेशन कोर्ट और उसके बाद हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट से मैं कैश फॉर वोट में बरी हुआ। तो इस देश में कानून को खरीदा नहीं जा सकता। अभी येदियुरप्पा साहब बरी हो गए। तो रामगोपाल जैसे जिम्मेदार व्यक्ति को मुलायम सिंह पर और न्यायपालिका पर एक ये बयान और दूसरा बयान ये कि मुलायम सिंह जी को अपनी बेटे की लोकप्रियता से नफरत है और तीसरा उनके इशारे पर एक विधान परिषद के सदस्य द्वारा उनकी पत्नी के ऊपर काला जादू करने का ये भूंडा बेहुदा जो इल्जाम लगाया गया है, ये बहुत, जिसको कहते हैं ना कि राजनीति में, मैंने भी मुलायम सिंह जी जब हम दल से अलग हुए तो मुझे दुख है इस बात का। मैं दूध का धोया हुआ नहीं हूँ। दल से अलग होने पर, निकाले जाने पर रामगोपाल जी ने जब मुझे निकलवाया था तो मुझे भी पीड़ा हुई थी। मैंने अपना अलग दल बनाया, मैंने भी बहुत भाषण दिए और मैंने गलत दिए क्योंकि ये सिद्ध हुआ कि मुलायम सिंह बड़े आदमी, मैं बौना और छोटा आदमी हूँ। उस सारे विरोध के बावजूद वो हमारे साथ खड़े हैं और थोड़ी सी पीड़ा में नहीं सह पाया, चीखा चिल्लाया। तो इसलिए वो नेता है, इसलिए मुलायम सिंह और मैं अमर सिंह। अखिलेश यादव को ये शब्द मुंह से निकालने में 2 दशक लग गए। वो क्या मना कर सकते हैं कि वो ऑस्ट्रेलिया हमारे साथ नहीं गए? उनके पिता नहीं गए थे, मैं लेकर के गया था। क्या वो इस बात से मना कर सकते हैं कि जब उनका विवाह हुआ तो पूरा परिवार विरोध में था, मैं मात्र उनके साथ खड़ा था? क्या इस बात से मना कर सकते हैं कि प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति तक और तमाम जो आगंतुक अतिथि आए थे, आज भी मैं उनके विवाह का एल्बम देख कर रो रहा था। मेरे घर में पड़ा है, आप कहेंगे तो मैं ले आऊंगा और आपको दिखा दूंगा वो एल्बम जो है, उसको भी आप चित्रित कर दीजिए। वो एल्बम मैं ले आऊंगा अभी। वो उस एल्बम का ऐसा कोई फ्रेम नहीं है जिसमें दलाल नहीं है। तो मुझे इस बात से बहुत पीड़ा हुई है कि उन्होंने इस तरह के शब्दों का उपयोग किया है। और अगर ये राजनीति है तो इस तरह की राजनीति में मैं नहीं रहना चाहता। और अगर मेरी कुर्बानी से इस समस्या का समाधान होता है, मैंने मुलायम सिंह से नहीं कहा था कि मुझे आप समाजवादी पार्टी में ले लें। मैंने औपचारिक रूप से समाजवादी पार्टी में शामिल होने का निर्णय नहीं लिया था। मैंने उस मुलायम सिंह से टिकट भी नहीं मांगा था, जबकि टिकट की घोषणा उन्होंने किया तो मुझे उसकी सूचना तक नहीं थी। और मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि मुझे ना राज्यसभा में दिलचस्पी है, न तो मुझे समाजवादी पार्टी का महासचिव भी उन्होंने अपने हाथ से एक प्रपत्र लिख करके उसको जारी कर दिया था। मुझे आप लोगों के माध्यम से सूचना मिली। और जो ये आरोप लगता है 8-8 घंटा बैठते हैं, क्या उन्हें पता है कि उनके पिता गिर गए थे और गंभीर रूप से उनके दाहिने कंधे पर चोट लगी थी? क्या उन्हें पता है कि वो 7-8 घंटा कराते रहे? क्या उन्हें पता है कि हमने उनकी एमआरआई कराई? क्या उन्हें पता है वो चाहे तो उसकी भी जांच बैठाने में बहुत सर्वशक्तिमान है? अब हमारे भतीजे नहीं हो, हमें अंकल नहीं कहेंगे तो चले वहां बता दें, 8 घंटे का हम हिसाब देंगे उन्हें कि 8 घंटे में क्या क्या हुआ हमारे और मुलायम सिंह के बीच में। बात यह है कि मैं अखिलेश के साथ हूं, लेकिन अखिलेश से पहले मुलायम सिंह के साथ हूं। अखिलेश के साथ मैं इसलिए हूं कि मुलायम सिंह के बेटे हैं, और जो नई जमात आई है अखिलेश के साथ वो इसलिए है कि वो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनके पास सत्ता है। मैं सत्ताधारी अखिलेश के साथ नहीं, लेकिन मुलायम सिंह के बेटे अखिलेश के साथ मैं था, हूं और रहूंगा। मुझे माँ बहन की गाली दे लें और भी जितना अभद्र व्यवहार हो कर लें। कहने वाले ये कहते हैं कि हमारे ऊपर फर्जी मुकदमे बनाए जाएंगे, ये कहते हैं कि आपका फोन टेप हो रहा है
उन्होंने आयकर विभाग को शिकायत कर दी है और डीजी इन्वेस्टिगेशन और विजिलेंस हमारा फोन टेप कर रहे हैं। हम कहते हैं जब कर नहीं तो डर नहीं। अगर मैंने कुछ गलत काम नहीं किया, और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा तो कोई पुत्र नहीं है, हमारे पास तो कोई अक्षय यादव नहीं है जिसके लिए हम सांसद का टिकट मांग रहे हैं। अगर हमारी मृत्यु हो या हम आहत हो तो उसकी पूरी जिम्मेदारी अब राम गोपाल जी पर होगी, क्योंकि सार्वजनिक बयान उन्होंने दिया है कि अमर सिंह सुरक्षित नहीं लौटेंगे। मैं विदेश चला जाऊंगा, मैं भारत में नहीं रहूंगा। मेरे लिए मैं उनको कौन नपुंसक बोलूं? मैं अपने पुंसत्व को छोड़ दूंगा। मेरे लिए पहला दायित्व अपनी 15 साल की हमारी नाबालिग बेटियां हैं, उनके जीवन की सुरक्षा, उनके लिए मुझे जीना है, अपने लिए नहीं जीना है। अपनी पत्नी के लिए मुझे जीना है, मुझे जीने दो। और अगर मेरी बलि से ये पूरी समस्या का समाधान होता है तो मेरी बलि कर दें, हमें हटा दें, हम हटने के लिए तैयार हैं। हमें हटा दें, हमारी राज्यसभा ले लें, हमारा पद ले लें, मैं तैयार हूं। मेरी कोई चुनौती नहीं है, मेरी कोई मांग नहीं है, लेकिन मुलायम सिंह जी को ये कहना पड़ेगा। मैं मुलायम सिंह जी के विश्वास को ठेस नहीं पहुंचा सकता। कभी कभी खून के रिश्ते से गाढ़ा मित्रता का रिश्ता होता है, जैसे अटल जी और आडवाणी जी का था, जैसे मेरा और मुलायम सिंह जी का हो गया। उन रिश्तों की मर्यादा खून के रिश्ते से ज्यादा होती है। उसकी रक्षा के लिए, उसके भरण पोषण के लिए जो भी कुर्बानी देनी है मैं देने के लिए तैयार हूं, क्योंकि राजनीति में मेरी जो पहचान है वो अखिलेश जी की दी हुई नहीं है, वो मुलायम सिंह की दी हुई पहचान है। और उस पहचान को कुर्बान करके अगर समाजवादी पार्टी की साख और समाजवादी पार्टी के परिवार की एकता बचती है तो उसके लिए मैं तैयार हूं। तो इतिहास तो ये बताता है कि इस धर्मनिरपेक्ष एकजुटता के विरुद्ध राम गोपाल जी रहे, और आरोप शिवपाल पर और हम पे लग रहा है। देखिए, मैं अखिलेश के लिए कुछ भी करूंगा। अगर वो चाहेंगे कि मैं घर बैठूं, मैं घर बैठूंगा। वो चाहेंगे मैं राजनीति छोड़ दूंगा, राजनीति छोड़ दूंगा। तो खून के रिश्ते से भी ज्यादा अहम है, गहरे हैं मुलायम सिंह यादव के साथ अमर सिंह के रिश्ते, ये दावा कर रहे हैं। तो साथ ही साथ ये धमकी भी एक तरह से साफ दे रहे हैं कि जिस तरह से मेरे पीछे लगाया गया है इंटेलिजेंस को, मेरे फोन टैप हो रहे हैं, मेरे खिलाफ आयकर की कार्रवाई हो सकती है, इन सब से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और एल्बम का जिक्र भी कर रहे हैं। ये कौन सा एल्बम है ये भी हम समझेंगे। समाजवादी पार्टी से लेकर बीजेपी के तमाम नेता हमारे साथ होंगे और साथ ही वरिष्ठ पत्रकार भी। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो आपको तमाम मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे। तो पूरी दुनिया की सैर करवाने के बाद अब वापस आते हैं देश में और रुख करते हैं उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश जिस पर पूरे देश की नहीं दुनिया की निगाहें हैं। पिछले साल बिहार में वहां समाजवादियों का जो महामोर्चा चुनाव के ऐन पहले टूट गया था, अब वही उत्तर प्रदेश में फिर से बुनने की शुरुआत हो रही है। फर्क यह है कि पिछली बार नीतीश और लालू मुलायम के इर्द गिर्द मंडरा रहे थे, अब मुलायम के सिपह सालार इन्हीं लोगों के पीछे भाग रहे हैं। बेटी की बगावत और घर में मचे घमासान से बेचैन मुलायम अपने भाई शिवपाल के जरिए जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस को साधने की कोशिश में जुट गए हैं। शिवपाल ने शरद यादव और केसी त्यागी से मुलाकात की तो शरद यादव ने सोनिया गांधी से। लेकिन सवाल है कि क्या ये कोशिश कामयाब होगी? क्या दूध के जले नीतीश मुलायम पर भरोसा कर पाएंगे? क्या कांग्रेस मुलायम के दिए जख्मों को भुला सकेगी? और ये भी कि क्या ये लोग बिना शर्त समझौते को राजी हो जाएंगे? क्या ये लोग अखिलेश को भी साथ लेने की मांग नहीं करेंगे? क्योंकि कहा यह भी जा रहा है कि जेडीयू की बातचीत अखिलेश के साथ भी चल रही है। लेकिन इन सब के बीच आज अमर सिंह बहुत बोले। तो क्या इस पूरी सियासत की कहानी है? सुनते हैं हमारे मेहमानों से। बीजेपी से अनिला सिंह हमारे साथ हैं, समाजवादी पार्टी के नेता गौरव भाटिया कुछ देर में जुड़ेंगे, कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए संजय झा भी, और जेडीयू से अली अनवर साहब हमारे साथ। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।
अनवर साहब, आपसे शुरुआत करना चाहूंगी क्योंकि बिहार में जो सफलता नहीं मिली, क्या उत्तर प्रदेश में वो सफलता मिल पाएगी? ये बहुत कुछ निर्भर आप पे करेगा, आपकी पार्टी पर। देखिए, हम लोगों ने तो कोशिश की थी बिहार में और बहुत हद तक हम लोग सफल भी हुए, न सिर्फ चुनाव जीतने में बल्कि एक महागठबंधन का एक शेप बना। आरजेडी आई, कांग्रेस उसमें शामिल हुई, समाजवादी पार्टी माननीय मुलायम सिंह जी मुझसे अलग हो गए, तो नुकसान तो उनका हुआ जी। हम लोगों की नीति ही है कि बीजेपी को हराने के लिए हम लोग चाहते हैं कि सभी समाजवादी लोग या जो भी लोग बीजेपी के खिलाफ हैं वो सब लोगों की हम लोग तो ये जो कोशिश। हेलो जी जी, बोलिए अनवर साहब। जी, नहीं, रहा था कि हम न सिर्फ समाजवादियों को एकजुट करने का बल्कि दूसरे लोगों को भी हम लोग चाहते हैं कि सब लोग एकजुट हों और बीजेपी जिसने देश के सामने इस तरह की स्थिति पैदा कर दी है कि हर तरफ से विकास की बात करके आए तो लेकिन अब विनाश के रास्ते पर चल निकले हैं। तो देश को विनाश से बचाने के लिए सब लोगों को, राइट थिंकिंग लोगों को, सेकुलर लोगों को, डेमोक्रेटिक लोगों को, जिनका विश्वास भारत के संविधान में है, जिनका विश्वास देश की एकता और अखंडता में है, सभी जाति धर्म के लोगों को समन्वय में है जिनका विश्वास, तो जो लोग भी बांटने की राजनीति के खिलाफ हैं, नफरत की राजनीति के खिलाफ हैं, उनके को मात देने के लिए एकजुट होने की जरूरत है। बिल्कुल, हमारी नीति जो कल थी वो आज भी है, लेकिन हम लोग देखेंगे परखेंगे। मेरा सवाल तो अनवर साहब आपसे ये था कि क्या ये कवायद अब जो बिहार चुनाव में सफल नहीं हुई और जिसमें सबसे बड़ी बाधा मुलायम सिंह बने थे, अब मुलायम सिंह को जब जरूरत है तो क्या नीतीश कुमार साथ आएंगे? मेरा सवाल ये है आपसे। मैंने तो कहा कि सफल हुई, कहाँ नहीं सफल हुई। हम लोग 3 दल एकजुट हुए और हम लोगों ने कामयाबी हासिल की जी। जो अलग हुए तो उनकी गाड़ी छूट गई, तो दूसरी गाड़ी आएगी तो मिलेगी। जी ठीक है, वो गाड़ी तो छूट चुकी, लेकिन जब अगर इस गाड़ी की पकड़ना चाहें दूसरी गाड़ी, हाँ, तो तैयार हैं सब दूसरी गाड़ी पकड़ने को। लेकिन सवाल ये है भाटिया साहब आपसे कि परिवार में जब इतनी कलह बनी हुई है लगातार, तो उस बीच में सबको साथ लेने की कवायद कैसे होगी पूरी? नहीं मीना जी, मैं तो इससे शुरुआत करूंगा कि कोई कलह नहीं है, लेकिन समाजवादी पार्टी में हर नेता को ये हक है कि वो अपनी बात रखे। लेकिन चाहे अखिलेश यादव जी हों, चाहे शिवपाल सिंह यादव जी हों, दोनों ने हर समय एक बात जरूर कही कि मुलायम सिंह यादव जी की जो भी बात है वही अंतिम फैसला करेंगे और वो उनकी बात मानेंगे। और मैं इसको बहुत ही पॉजिटिव रूप से देखता हूं कि हमारे पास इतना समय था कि हम अपने जो भी विचारधारा का फर्क कह लीजिए या इलेक्शन कैसे लड़ जाएगा, इस पे अलग अलग मत थे, उसको एक मत बना पाए। अगर ये चुनाव के पास होता तो शायद हमें कम समय मिलता इसे ठीक करने का। महागठबंधन पे मैं जरूर कुछ कहना चाहता हूं। अभी अनवर जी ने जो कहा बहुत अच्छी बात कही। देखिए, प्रजातंत्र में होता क्या है, जिसके पास सबसे ज्यादा वोट आते हैं वही कैंडिडेट जीतता है। हमारी जो समाजवादी सोच है, पंथ निरपेक्षता की सोच है, और अखिलेश यादव जी विकास की एक पहल करके बहुत सफल हुए हैं, उस पे हो सकता है कि जब कई पार्टियां हों तो वोट बढ़ जाए, जिसका फायदा ऐसे लोगों को हो जिनकी सोच ना संविधान के तहत सही है और जो सांप्रदायिक है। तो उसको पीछे रखने के लिए एक नंबर गेम भी बहुत जरूरी है। तो हम इस विचारधारा को साथ में रखते हुए जो सबको जोड़ेगा, बाकी पार्टियों को साथ लाएंगे, और इससे केवल 2017 की नहीं
2019 के चुनाव में भी, क्योंकि आपस में जब काम करेंगे तो एक दूसरे को मजबूती देंगे। तो संजय और झा मेरे साथ जुड़ चुके हैं। 2019 मिलेगी। की तैयारी अब आप लोगों ने शुरू कर दी है। हालांकि जिनके खिलाफ आप मोर्चा खोलने वाले हैं, नरेंद्र मोदी, वो जब देश की संसद में पहली बार पहुंचे थे, ये एक कोइंसिडेंस था, ये एक संयोग था कि पहली बार सांसद बने, पहली बार प्रधानमंत्री बने, प्रधानमंत्री बन के पहली बार संसद में पहुंचे, वो तो एक अलग किस्सा, लेकिन एक उपलब्धि भी बहुत बड़ी। लेकिन उन्होंने उस दिन 2019 की बात की थी। आज आप 2.5 साल निकल चुके हैं मोदी सरकार को, आप उत्तर प्रदेश के चुनावों से पहले 2019 की तैयारी कर रहे हैं, माना। लेकिन सवाल जो मेरा था उसका जवाब अभी भी नहीं मिला, और उसकी वजह भी मैं समझ सकती हूँ, आपकी सीमा है। विकास की बात नहीं करी चुनाव के बाद। लेकिन मैं ये समझना चाहती हूं कि जिस ट्रेन का अली अनवर साहब ने जिक्र किया, जो बिहार चुनाव में पीछे छूट गई थी, उसे अब नई आगे बढ़ाने की जो कवायद चल रही है, संजय झा, इस कवायद में आज सोनिया गांधी से मीटिंग और इस पूरे कुनबे को जोड़ने की जो कोशिश है, उसमें कांग्रेस कितनी साथ खड़ी होगी, और क्या कांग्रेस भरोसा कर पाएगी मुलायम सिंह यादव पर? नहीं, देखिए, मैं अभी इस वक्त यही आपको कह सकूंगा कि जिस तरीके का एक धार्मिक ध्रुवीकरण किया जा रहा है उत्तर प्रदेश में, जैसे भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग वहाँ सांप्रदायिक शक्तियों को और बुलंदी और जुनून के साथ उनको और प्रोत्साहित करने की कोशिश कर रहे हैं, ये बहुत ही चिंताजनक है। और ये बहुत ही, मैं समझता हूँ, एक तरीके से हमारे संविधान में जो धर्मनिरपेक्षता के बारे में हम बात करते हैं, उस पर बहुत बड़ा एक खतरा है। क्योंकि देखिए, मुजफ्फरनगर में जो हुआ था 2013 में, उसका चुनावी लाभ जो भारतीय जनता पार्टी को मिला लोकसभा में, उसके बाद से हम समझते हैं कि एक आक्रामक रुख या जो शैली जो भारतीय जनता पार्टी में हमेशा उभर के आता है, वो उसके बारे में सब लोगों को, हर आवाम को मैं समझता हूँ कि एक तरीके से चिंता है। जहाँ तक उत्तर प्रदेश का सवाल है, अभी देखिए, वर्तमान में जो भी समाजवादी पार्टी के जो भी अंदरूनी उनके मसले हों, उनका सुलझन उनको खुद ढूंढना पड़ेगा। परंतु इस बात पर कोई दो राय नहीं है कि अभी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी एक तरीके से अगले कुछ महीनों में और भी ज़्यादा एक सामाजिक तनाव बढ़ाने की कोशिश करेगी। हिंदू मुसलमान हो, आपने देखा होगा कैराना को लेके जिस तरीके से अमित शाह ने बयानबाजी किया था, तो यहाँ पर उनके सारे लोग, योगी आदित्यनाथ, साक्षी महाराज, आज तो अमित शाह ने लेकिन साफ साफ बोला है कि मुलायम सिंह के गढ़ तक मेरी आवाज सुननी चाहिए और मेरे पार्टी के कार्यकर्ता की आवाज सुननी चाहिए। लेकिन संजय झा ने जो आरोप लगाया है कि जिस आक्रामक व्यक्तित्व की बीजेपी के अंदर और देश के अंदर, जो उनका कहना है कि जो हावी है, उससे लड़ने के लिए समाजवादी एकजुट हो रहे हैं। अनिला सिंह, क्या स्ट्रैटेजी बीजेपी बनाएगी जब पूरा आपका विपक्ष एक साथ होगा? देखिए मीना, एक बात तो ये सिद्ध हो गई है कि जितने भी विपक्षी दल हैं वो बेहद डरे हुए हैं भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी और एजेंडा से। एजेंडा हमारा एक ही रहता है, सबका साथ और सबका विकास, और जिसके उससे भयभीत होकर ये सारे के सारे ये एकजुट हो रहे हैं, क्योंकि अकेले जानते हैं कि अकेले तो ये कहीं पे स्टैंड करते नहीं हैं। सबसे पहले अनवर साहब बोल रहे थे, बहुत कुछ बोल रहे थे भारतीय जनता पार्टी के विषय में, बहुत अजीब अजीब बातें कर रहे थे। तो मैं इनको याद दिला दूं कि कभी ये हमारे साथ ही थे, और ये कहते हैं कि धर्मनिरपेक्षता जो है वो एसेंस है इस कंट्री की, इस देश की, और इसके लिए हम जो हैं सारे दल जो है एकजुट हो जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करेंगे। अगर धर्मनिरपेक्षता को आप मानते हैं सच्चे मायनों में अली अनवर साहब, तो आप हिंदू मुस्लिम की बात जो है खुलेआम क्यों करते हैं? आप धर्मनिरपेक्षता की बात करें, आप मुसलमानों की बात करते हैं तो आप हिंदुओं की बात करें, आप जैनियों की बात करते हैं तो आप बुद्धिस्ट की भी बात करें, आप ईसाइयों की भी बात करें। ये कोई तरीका नहीं होता है कि आप केवल और केवल मुस्लिम भाइयों की बात करके ये दिखाएं कि हिंदू जो है कितनी जाति करते हैं। तीसरी बात के जरिए इस मंच से ईटीवी पर हम हर दिन कहते हैं कि हम समाज को जोड़ने की कोशिश करते हैं, और इसलिए हमारे कार्यक्रम में भी हम इस बात का ध्यान रखते हैं कि समाज को बांटने वाली बात कोई नहीं करे, चाहे वो अली अनवर साहब हो, चाहे वो अनिला सिंह जी हो। माफ कीजिएगा अनिला सिंह जी, इसीलिए मैं आपको बीच में रोकना चाहती हूँ। लेकिन अली अनवर साहब जी, ये नीतीश कुमार और समाजवादी पार्टी, मैं कुछ जवाब देना चाहता हूं। नीतीश कुमार, मैं आपके पास आ रही हूँ अली अनवर साहब।
नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षा, मुलायम सिंह यादव की महत्वाकांक्षा, प्रधानमंत्री पद की आज जो उनको चर्चा हो रही है, मैं आपके पास आ रही हूं अनिला जी, ये जो चर्चा है दोनों की महत्वाकांक्षाएं आड़े नहीं आएंगी इस महागठबंधन में जो बिहार में हुआ था, जिसको आप रोक नहीं पाए थे, क्या इस बार रुक पाएगा? फ्रेम टाइट कर दीजिए थोड़ा सा। अली अनवर जी बोलिए। देखिए, पहली बात ये कि हम लोग आशावादी हैं जी, और हम लोग प्रयास करते रहते हैं। अकेले मंजिल की तरफ चले हैं हम जरूर, लेकिन हमको रास्ते में हम बढ़ गए हैं। कहा ना कि हमारी गाड़ी खुल गई है जी। तो अगर लोग शामिल होना चाहेंगे, अच्छी नियत से शामिल होना चाहेंगे और जो मंजिल है उसको हासिल करने के लिए, तो उनका स्वागत है। हम तो कह रहे हैं कि हम लोग स्वागत है, लेकिन आपका स्वागत उन्होंने नहीं किया था। सवाल ये है, और अब जब मुलायम सिंह यादव को लग रहा है कि उनकी बारी है, तब नीतीश कुमार कितना साथ देंगे, ये सवाल है जिसका सीधा जवाब चाहिए मुझे। मैं गौरव भाटिया साहब आपके पास आना चाहती हूँ। 2012 में अकेले अपने दम पर जीते थे आप, आज आपको डर लगने लगा है, इसलिए आप चारों तरफ साथ ढूंढ रहे हैं। आपको कहीं ना कहीं समझ में आ रहा है कि आपका जनाधार कम हुआ है? मीना जी, मैं आपसे फिर से कहूंगा, पहले आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा, फिर अनिला जी की बात का जवाब देना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में ये जो भी दल हैं जिनके साथ महागठबंधन की आज केवल बात हो रही है, उन लोगों का जो जनाधार है उत्तर प्रदेश में कोई बहुत ज्यादा नहीं है। समाजवादी पार्टी बहुत ही मजबूत पार्टी है, हमारा अपना काडर है, हमारी बहुमत की सरकार है और दोबारा आएगी। तो आप क्यों ढूंढ रहे हैं लेकिन सबका बड़ी साथ? बात आज ये है कि आगे चल के अगर विचारधारा, मैं आपको जवाब दे रहा हूं मीना जी, जवाब यही है कि आज एक शुरुआत हो रही है साथ में कार्य करने की, और हमारी विचारधारा कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है पंथ निरपेक्षता और समाजवाद और विकास। इसलिए हम लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं, जो बहुत अच्छी बात है राजनीति में। अनिला जी की बात का मैं जवाब बस दे दूं, उन्होंने कहा कि आज सारे राजनीतिक दल भयभीत हैं। ये बिल्कुल सही बात कही उन्होंने। राजनीतिक दल भी भयभीत है और जनता भी भयभीत है, क्योंकि विकास का नारा लगा के इन्होंने लव जिहाद शुद्धिकरण की बात करी, और संगीत सोम ने जाके कहा दादरी में कि मैं शस्त्र देता हूं, तुम बदला लो अखलाक वाले प्रकरण में। तो ये सही बात है कि जनता इनसे डरी है, पार्टी भी डरी हुई है। अगर विकास की बात करेंगे तो हम उसका स्वागत करेंगे। जी, अनिला सिंह जी, बहुत महत्वपूर्ण सवाल गौरव भाटिया ने वो तो किया चुनाव है। में क्या पता ये चलेगा। उत्तर प्रदेश के चुनाव को 2017 के इस चुनाव को अनिला सिंह जी पूरी तरह बीजेपी विकास के दम पर जीतने में सफल नजर नहीं आ रही है, ऐसा लगता है? इसलिए मुद्दों को जो आरोप लग रहे हैं आप पर, उसमें सच्चाई है कहीं? मीना जी, मैं आपको बताती हूँ, ये जितने राजनीतिक दल हैं ये बहुत भयभीत हैं, और इसलिए नहीं, जो गौरव भाटिया जी ने कहा है कि भाई भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार आ जाएगी तो जो एक धर्मनिरपेक्षता है वो समाप्त हो जाएगी। धर्मनिरपेक्षता में अगर समाजवादी पार्टी विश्वास रख रही होती तो मुलायम सिंह यादव जी को मुल्ला मुलायम का जो टाइटल नहीं मिलता। तो ये अपने आप में दर्शाता है कि ये जो है सेक्युलर पार्टी बिल्कुल भी नहीं है। अनिला और जी, दूसरी बात उन्होंने यह है अपने कि लिए जैसे कभी कि ये नहीं जो कहा, महागठबंधन की बात कर रहे हैं, तो पहले तो ये तय करना पड़ेगा कि अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी के साथ होगा कि शिवपाल यादव की समाजवादी पार्टी के साथ होगा। अभी तो यही तय नहीं हो पा रहा है कि अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी रहेगी कि शिवपाल यादव की समाजवादी पार्टी रहेगी। और काट की हांडी एक बार चढ़ती है, जो कि बिहार में चढ़ चुकी है। आप लोग जो हैं, क्योंकि आप लोग सबके सब जो है लूटने की आप लोगों की टेंडेंसी है, तो लूट में फूट पड़ती है और उससे टूटते हैं। जो आप लोग की आइडियोलॉजी यही है। लेकिन जिस बिहार में काट की हांडी चढ़ी, 2014 में आपको आईना दिखा दिया था, 17 में भी दिखाएगी। उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी कांग्रेस वही तलाशने की कोशिश कर रही है। संजय झा साहब, कांग्रेस इस महागठबंधन का हिस्सा होगी? देखिए मीना जी, भविष्य में क्या होगा उस पर मैं यहाँ टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा। वो हमारे जो प्रतिष्ठित और हमारे दिग्गज नेता लोग हैं वो उस पर निर्णय लेंगे, यदि वो हुआ तो। हम यही कहना चाहेंगे कि देखिए, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि बिहार में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी पराजित हुआ, उसके बाद से इस पार्टी में एक तरीके से लोग बहुत हताश और निराश हैं और बहुत चिंतित हैं।
उत्तर प्रदेश का ये मानता हूं कि उत्तर प्रदेश का माहौल या वहां पर की डायनेमिक्स अलग है, परंतु श्री राहुल गांधी जी का किसान यात्रा खाट सभा बहुत ही सफल हुआ है। ठीक है। और ये धर्म और जाति की राजनीति हम नहीं कर रहे हैं। हम धर्मनिरपेक्षता, प्रगतिशील, एक तरीके से समाज में लोगों को एक साथ लेने का, ये हमारा कांग्रेस ये पार्टी सारी का कोशिश आप कर रहे हैं। गौरव भाटिया, आपसे हालांकि मेरे पास वक्त पूरा हो चुका है कार्यक्रम को खत्म करने का, लेकिन आज अमर सिंह ने जिस तरह से कहा है कि उनके खिलाफ किसी भी तरह की आयकर कार्रवाई की तैयारी हो रही है, फोन टैप किए जा रहे हैं, ये सारे आरोपों का क्या मतलब है? और वो साफ कह रहे हैं कि उन्हें इस तरह से दलाल नहीं किया कहा जाए जो मुख्यमंत्री जी ने कहा है। नहीं, मैं इतना ही कहूंगा कि मैं इस पे टिप्पणी नहीं करूंगा, उनकी जानकारी में होगा। मुलायम सिंह यादव जी हमारे सर्वोच्च नेता है और अखिलेश यादव जी का चेहरा विकास का चेहरा है, उन्होंने विकास पे काम किया है। शिवपाल जी में संगठन की क्षमता है और तीनों, तो मैंने आपको कहा मुझे इसकी जानकारी नहीं है, इस पे मैं टिप्पणी कैसे कर सकता हूं? आज पूरे देश ने सुना है अमर सिंह जी ने जो बोला है वो। सर नहीं, तो तभी तो बेहतर है कि ये सवाल आप उनसे पूछें और वो इसका जवाब भी दें। उनसे सवाल जो पूछे गए, उनके जो जवाब मिले हैं, उन्हीं के आधार पे मैं समझना चाह रही हूं कि इस तरह से उन्होंने सीधे सीधे आरोप लगाए हैं कि उनके फोन टैप हो रहे हैं। तो भाजपा की अनिला सिंह जी बता सकती हैं कि क्या वो दूसरे दलों के नेताओं के फोन टैप कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? उत्तर प्रदेश में तो सरकार आपकी है सर। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबका माफी चाहती हूँ, मुझे यहाँ पे कार्यक्रम को खत्म करना पड़ेगा। बहुत सारी बातें उत्तर प्रदेश के चुनाव से जुड़ी हुई जो हमारा दर्शक जानना चाहता है, सुनना चाहता है, समझना चाहता है, लेकिन समय की अपनी सीमा है। बहुत बहुत शुक्रिया। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापिस आएंगे तो आपको लेकर चलेंगे नागपुर और मिलवाएंगे वहां की एक बेटी, बहादुर बेटी। जी हां, नाम है कंचन माला पांडे। और अब बात देश की बेटियों की। देश की बात बेटियों के सम्मान के बिना अधूरी है। आज आपको मिलवाते हैं नागपुर की कंचन माला पांडे से। पैरा तैराक है, यानी जन्म से आंखें नहीं मिली, देख नहीं सकती, रोशनी नहीं मिली, लेकिन तैराकी ऐसी कि लिम्का बुक ऑफ इंडियन रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज हुआ। ये रिकॉर्ड अरब सागर में 5 किलोमीटर तैराकी करके बनाया। इस दूरी को 1 घंटे 14 मिनट में तय किया। वे देश की एकमात्र पैरा तैराक हैं जो एकलव्य अवार्ड से नवाजी जा चुकी हैं। 10 साल की उम्र से तैराकी सीखने वाली कंचन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अब तक 109 मेडल जीत चुकी हैं। आरबीआई में असिस्टेंट हैं और अब इंडोनेशिया में होने वाले एशियन गेम्स में देश का प्रतिनिधित्व करने की तैयारी कर रही हैं। ये देश का स्वाभिमान है और हमें इन पर अभिमान है। तो देश की बात में ऐसी बेटियों की कहानियां हमसे साझा करें और अपने आसपास की खबरें भी। इस वक्त मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।